नो बेसिक्स के इस चैनल पे आप सबों का फिर से स्वागत है दोस्तों। 1857 की क्रांति को हम लोगों ने देखा है, तो यहाँ के बाद से स्थितियाँ बदल जाती है। अंग्रेज़ों की शासन प्रणाली यहाँ पे बदल जाती है, भारतीयों के तेवर बदल जाते हैं और अंग्रेज़ लोग जो भारत को अब चाहते हैं कि लंबे समय तक कैसे भारत को अपने नियंत्रण में लिया जाए। अब यहाँ के बाद से जो भी एक्ट लाए जाते हैं वो उसका उद्देश्य यही होता है कि कैसे भारत में लंबे समय तक शासन किया जाए। तो ये 1857 की क्रांति का प्रभाव होता है। भारत के जो संवैधानिक विकास हम लोग देख रहे थे, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से इसकी शुरुआत होती है, फिर चार्टर एक्ट आता है 1853 तक हम लोग देख चुके थे और इसके बाद बीच में 1857 की क्रांति हो जाती है। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान किया गया था कि पहले जो 20 साल की व्यवस्था की गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल का व्यापार का अधिकार बढ़ाया जाता है हर चार्टर एक्ट में, लेकिन 1853 में वो चीज़ खत्म कर दी गई थी। अर्थात ब्रिटिश संसद जब चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर सकती है, उनके व्यापार के अधिकार को छीन सकती है। तो यही चीज़ किया जाता है। जब इसके लाने का एक बड़ा कारण जो होता है वो 1857 की क्रांति ही होता है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों में ये बातें आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुत गंदे तरीके से शासन कर रही है, जिसकी वजह से इतना बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया। तो ये एक धारणा बैठती है। अब इंग्लैंड के सत्ता के गलियारे में ये बात चलती है कि उनको विश्व स्तर पे इंग्लैंड की बदनामी का एक डर होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कुछ नए प्रावधान लाए जाते हैं और उसी के अंतर्गत या कह लें कि परिणाम स्वरूप होता है भारत शासन अधिनियम 1858। तो यहाँ पे कई तरह के, पहले हमने जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग का मतलब होता है रेगुलेट करना, नियंत्रित करना। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए नियम और कानून लाए गए थे ब्रिटिश संसद के द्वारा। फिर आते हैं चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट मतलब एक चार्टर दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है 20-20 साल का, वो चीज़ें। अब यहाँ पे सीधे भारत पर शासन करने के लिए नियम लाए जा रहे हैं, इसीलिए भारत शासन अधिनियम कहा जा रहा है। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं तो 1861, 1892, 1909, ये सब हैं भारत परिषद अधिनियम। हालांकि इन सबों के नेचर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, कानून वही ब्रिटिश संसद के द्वारा ही बनाया जा रहा है, लेकिन इनके स्वरूप में थोड़ा अंतर होता है। अब हम आते हैं 1858 के इस भारत शासन अधिनियम पे। तो इसकी पृष्ठभूमि तो वही थी 1857 की क्रांति, और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं पाम स्टर्न। तो एक विधेयक लाया जाता है, एक बिल लाया जाता है ब्रिटेन की संसद में, और उस समय तो प्रधानमंत्री पाम स्टर्न होते हैं। लेकिन वहाँ की राजनीतिक स्थिति ऐसी होती है कि अस्थिर हो जाती है और पामस्टन को इस्तीफा देना पड़ता है। इसकी वजह से इस बिल को लाने में देरी होती है। वहाँ पे चुनाव होता है नए सिरे से, फिर नए प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं लॉर्ड डर्बी, और उन्हीं के समय में यह एक्ट संसद के द्वारा पारित होता है और अंततः महारानी विक्टोरिया इस पर साइन करती है और वो कानून का रूप लेता है। तो ये कानून का रूप जब लेता है तो भारत में 1 नवंबर 1858 से लागू किया जाता है। इसकी घोषणा उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग करते हैं। वो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में इस अधिनियम को पढ़कर सुनाते हैं, और इसी के साथ भारत में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, जिसमें कुछ चीज़ों को समाप्त कर दिया जाता है और उसके बदले में एक नई व्यवस्था लाई जाती है। जाहिर सी बात है, जब पुरानी व्यवस्था बदलेगी
तो उसके बदले में नई व्यवस्था आएगी। तो कौन कौन सी चीज़ें समाप्त की जाती हैं? तो 1 नवंबर 1898 मिंटो पार्क इलाहाबाद कैनिंग, ये चीज़ें याद रखिए। उसके बाद समाप्त किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त किया जाता है। मुगल शासन को समाप्त मान लिया जाता है और कंपनी को नियंत्रित करने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसको समाप्त कर दिया जाता है। अब बदले में क्या आता है? व्यवस्था जो नहीं आती है, तो भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन या ताज के अधीन हो जाता है। ब्रिटिश क्राउन या ताज का मतलब होता है कि इंग्लैंड के राजा या रानी जो भी प्रमुख होंगे, क्योंकि इंग्लैंड के जो शासन प्रमुख होते हैं वो वहाँ के राजा या रानी होते हैं, तो जो भी प्रमुख होंगे उन्हीं के अधीन भारत का शासन होगा, ये व्यवस्था होती है। उसके बाद BOD अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया जाता है और इसके बदले में भारत सचिव बनाए जाते हैं। भारत सचिव का एक पद सृजित किया जाता है। तो ये भारत सचिव कौन होंगे? तो ये भारत सचिव जो होते थे, ये ब्रिटेन के एक सांसद होते थे, वहाँ के संसद के एक सदस्य होते थे और इन्हीं की जिम्मेवारी होती है कि पूरे भारत का शासन प्रशासन को वो देखेंगे इंग्लैंड में बैठकर, क्योंकि इंग्लैंड के जो राजा या रानी होंगे उनको तो सिर्फ भारत का ही शासन प्रशासन देखने की बात तो है नहीं। तो भारत के शासन प्रशासन को देखने की जिम्मेवारी के लिए एक नया पद भारत सचिव का क्रिएट किया जाता है। और भारत सचिव का जो के अंतर्गत एक परिषद बनाई जाती है जिसे भारत परिषद कहा जाता है और इसके अंतर्गत कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 7 सदस्य लिए जाते हैं यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों में से। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर शासन करने का और भारत के बारे में उनकी जानकारी थी, अनुभव था यहाँ के बारे में, तो उसी अनुभव का लाभ उठाने के लिए वो उन्हें शामिल करते हैं इस भारत परिषद में। कुल मिला के अगर देखें तो इंग्लैंड जो है भारत पर अपना नियंत्रण खोना नहीं चाहता है, सिर्फ उसको बदल दिया जाता है। जो कहते हैं ना, पुरानी शराब को नई बोतल में भरा जा रहा है, सिर्फ वही चीज़ें की जा रही हैं। उसके बाद यहाँ पे इनके जो वेतन और भत्ते जो होंगे वो भारत की संचित निधि से दिया जाना है, अर्थात ये 15 सदस्य और भारत सचिव और ईस्ट इंडिया कंपनी का ऋण जो उन्होंने ब्रिटेन की सरकार से ले रखा है उसको भी भारत के संचित निधि से ही लौटाया जाना निश्चित किया जाता है। भारत में क्या परिवर्तन किया जाता है? तो भारत के जो शासन प्रमुख होते हैं वो गवर्नर जनरल होते हैं, तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया जाता है और उसके बदले में वायसराय का पद बनाया जाता है। ये वायसराय कौन होते हैं? तो ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो अलग अलग जो राज्य होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं और वही अलग अलग राज्यों के शासन प्रमुख होते हैं। तो उसी तरीके से आप यहाँ भी समझ सकते हैं वायसराय को। और कैनिंग जो है वो अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं और पहले वायसराय होते हैं, लॉर्ड कैनिंग। तो ये कुछ बातें थी 1858 के भारत शासन अधिनियम में। अब आते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 में। तो मात्र 3 साल के बाद एक नया कानून लाया जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या होता है? तो पीछे का कारण भी वही होता है, अंग्रेजों का डर। 1857 की क्रांति का डर उनके मन से नहीं जा रहा था और उस समय कई संगठन नए नए बन रहे थे जो कि भारत से संबंधित नई मांगे रखते हैं। तो अंग्रेजों को ये लगता है कि भारत में कोई ना कोई आंदोलन खड़ा हो जाएगा, तो इसी के लिए कुछ नीति अपनाई जाती है कि भारत, एक बात कही भी जाती है कि भारत के सहयोग के बिना शासन नहीं कर सकते, अर्थात भारतीयों के सहयोग के बिना भारत पे शासन नहीं किया जा सकता।
अब इसके लिए क्या तरीका अपनाया जाता है, तो प्रतिनिधित्व, सहयोग की नीति और उदार निरंकुशता, ये दोनों चीजें क्या है कि भारतीयों का सहयोग लेना है, लेकिन उन्हें इतने भी अधिकार नहीं देना है भारतीयों को कि वो हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए। तो इसी को उदार निरंकुशता कहा गया कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें कुछ सदस्य स्थापित किए जाए, भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, और जो भारतीय होंगे वो कौन होंगे, तो अंग्रेजों के चापलूस होंगे, उनके पिछलग्गू होंगे, ताकि अंग्रेज लोग जैसा कहें वैसा ही वो करें। लेकिन प्रतिनिधित्व तो भले ही नाम के लिए था, लेकिन यहाँ से एक शुरुआत हुई और भारतीयों को भी शासन संचालन का मौका मिला, जो कि बाद में बढ़ता जाता है भारतीयों का प्रतिनिधित्व, और भारतीयों की बातें भी मानी जाने लगती है। इसी एक्ट के तहत भारत में पहला बजट लाया जाता है और जेम्स विल्सन इस बजट को तैयार करते हैं। इनका नाम नोट करिएगा। उसके बाद सिविल सेवा से संबंधित अधिनियम लाए जाते हैं, हाईकोर्ट अधिनियम लाया जाता है। इसी के तहत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना होती है। उसके बाद नए प्रांतों का गठन होता है और वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर पद को बनाया जाता है, अर्थात उपराज्यपाल। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत भारत के शासन और प्रशासन को ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त करने के लिए क्या किया जाता है, तो भारत को अलग अलग राज्यों में बांटा जाता है। अब यहाँ पे राज्य भी दो तरीके के राज्य होते हैं। एक राज्य तो होते हैं जो कि प्रेसिडेंसी होते हैं, जैसे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, तो वहाँ पे गवर्नर होते हैं। दूसरे जो कैटेगरी के राज्य होते हैं वो इस एक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं और वहाँ के शासन प्रमुख एलजी को बनाया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को बनाया जाता है। तो प्रेसिडेंसी और राज्य में फ़र्क ये होता है कि प्रेसिडेंसी में गवर्नर बैठते हैं और उनको अपने राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार इसी एक्ट में दिया जाता है। लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वाले जो राज्य गठित होते हैं वहाँ पे उन्हें कानून बनाने की छूट नहीं दी जाती है, ये फर्क होता है। इसके बाद यहीं पे एक विभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। विभागीय व्यवस्था क्या है, तो दोस्तों हमारे यहाँ शासन व्यवस्था जो चलती है उसके शीर्ष पे राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के अंतर्गत वास्तविक शक्ति होती है और प्रधानमंत्री के अंतर्गत अलग अलग विभागों के मंत्री होते हैं, वो अपने अपने विभाग के काम देखते हैं। तो उस समय भी यही व्यवस्था की गई थी कि वायसराय की जो परिषद थी वो परिषद ही भारत में शासन संचालन का काम देख रही थी। तो अब क्या करते हैं, वायसराय की अलग अलग विभाग के अनुसार काम बांट देते हैं। तो यहीं से माना जाता है कि भारत में विभागीय परिषद की शुरुआत हुई। इसी को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है या कैबिनेट व्यवस्था किया जाता है। इसकी शुरुआत यहीं से होती है। वायसराय की परिषद में जो 5 सदस्य होते हैं, पहले 4 सदस्य थे, 1 सदस्य बढ़ा दिया जाता है, तो ये 5 सदस्य हो जाते हैं। और जो 5वां सदस्य होता है वो विधि सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को भी जोड़ा जाता है और इसमें वायसराय को अधिकार दिया जाता है, शक्ति दिया जाता है कि वो मिनिमम 6 और अधिकतम 12 लोगों को अपनी परिषद में नियुक्त कर सकते हैं। इन 6 या 12 के जो आधे सदस्य होंगे वो भारतीय होने चाहिए और इन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा गया। अगर 6 लिए जाएंगे तो 3 भारतीय, 12 लिए जाएंगे तो 6 भारतीय, ये व्यवस्था की गई। उसके बाद वायसराय को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दिया गया, जो कि अभी के समय में भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है। तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसी एक्ट में दिया गया था, यहीं से शुरुआत हुई। विधान परिषद का गठन हुआ। जब अलग अलग राज्यों का गठन किया गया, एलजी की व्यवस्था की गई, तो वहाँ पे क्या हुआ, विधान परिषद वहाँ भी गठित
किए गए। तो एक तरीके से आप देख लें तो द्वैध शासन, दोहरे शासन की शुरुआत यहाँ पे हो रही है। एक केंद्र में वायसराय के अंतर्गत शासन व्यवस्था चल रही है और दूसरा राज्यों में चल रही है। तो इस तरीके से शुरुआत होती है और प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की छूट दी जाती है। पहले ही बतलाया कि प्रेसिडेंसी जो है वो अपना कानून खुद बना सकते हैं। जैसे अभी के समय में भी आप देखेंगे तो अलग अलग जो राज्य होते हैं, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होता है। लेकिन दिल्ली जैसे जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर कि एलजी, आज के समय में भी एलजी होते हैं, तो उन्हें बहुत सारे मामलों में कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है। खास करके वैसे जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा की व्यवस्था नहीं है, वहां पे कानून बनाने की शक्ति उन्हें नहीं होती है। केंद्र के द्वारा जो कानून होता है उन्हीं के अनुसार उन्हें शासन संचालन करना होता है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी 1861 के भारत परिषद अधिनियम की, और काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाना, राज्यों का गठन किया जाना, विधान परिषद की स्थापना, राज्यों में प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की छूट, उसके बाद भारतीयों को जो प्रतिनिधित्व दिया जाना है वो गैर सरकारी सदस्य, हाई कोर्ट की स्थापना, सैनिक सिविल सेवा वाले नियम। इसी के बाद आप देखेंगे कि एक आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1861 में ही लाया जाता है, जो कि अभी तक वही इंडियन पेनल कोड चला आ रहा है। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1892। ये बहुत छोटा सा अधिनियम था और इसको लाने का कारण यह था कि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हो जाती है और कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होने लगती है भारतीयों के बीच में। इसकी कई मांगे होती हैं ब्रिटिश सरकार से। तो ब्रिटिश सरकार को एक डर लगता है कि भारत में कोई आंदोलन न खड़ा हो जाए और ब्रिटिश सत्ता भारत में समाप्त ना हो जाए। तो इसके लिए कुछ और भी अधिकार भारतीयों को दिए जाते हैं और उसी के लिए लाया जाता है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसमें क्या किया जाता है, तो पहला तो है कि केंद्रीय परिषद जो है वायसराय के अंतर्गत, जो पहले 6 और 12 था उसको बढ़ाकर मिनिमम और मैक्सिमम 10 और 16 कर दिया जाता है कि इतने सदस्य वायसराय नियुक्त कर सकते हैं। और प्रांतों में 8 और 20 ये 2 नंबर हैं, इतने सदस्य नियुक्त कर सकते हैं गवर्नर। उसमें से 2/5 मतलब 40% सदस्य भारतीय होने चाहिए। बजट पर भारतीयों को भाषण देने का, डिबेट सुझाव देने का या बहस में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है, परंतु उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाता है और प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं होता है। निर्वाचन पद्धति मतलब केंद्रीय और प्रांतीय, इनमें जो निर्वाचन की पद्धति है उसकी प्रक्रिया इसी में लाई जाती है, जो कि बाद में भारत में ये विकसित हुआ। हालांकि ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, लेकिन निर्वाचन पद्धति अपनाई जाती है। आईसीएस परीक्षा अर्थात सिविल सेवा की परीक्षा जो पहले इंग्लैंड में ही आयोजित होती थी, इसे अब भारत में भी आयोजित किए जाने का प्रावधान किया जाता है इसी अधिनियम में। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले उस समय के भारत सचिव थे और मिंटो द्वितीय ये उस समय के वायसराय थे। उस समय इसको लाने का कारण होता है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के बाद बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन चलता है और इसमें हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक जबरदस्त एकता देखने को मिलती है। तो अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिमों को तोड़ने के लिए या फूट डालो राज करो की नीति के तहत इस एक्ट को लाया था। इसमें क्या किया जाता है, तो बहुत सारे प्रावधान किए जाते हैं। जैसे केंद्रीय विधानमंडल में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 69 कर दी जाती है।
इसमें 37 सरकारी सदस्य और 32 जो सदस्य हैं वो गैर सरकारी सदस्य होते हैं। इसमें 27 निर्वाचित और 5 मनोनीत सदस्य लेने की बात होती है। बजट में अब प्रश्न भी पूछ सकते हैं भारतीय सदस्य, साथ में मतदान का भी अधिकार दिया जाता है। उसके बाद परिषद में भारतीय प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं। अब परिषद यहाँ कहा जा रहा है तो दोनों परिषद, वायसराय की परिषद और भारत सचिव की परिषद, दोनों ही जगहों पर भारतीयों को पहली बार प्रतिनिधित्व मिलता है। तो वायसराय की जो परिषद होती है उसमें सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, एसपी सिन्हा जो कि बिहार से आते हैं, ये वायसराय की परिषद में शामिल होने वाले पहले सदस्य होते हैं। और भारत सचिव की परिषद में जो कि इंग्लैंड में है उसमें 2 सदस्य भारतीयों को लिया जाता है, वो केसी गुप्ता और दूसरे होते हैं सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो इनके नाम याद रखिएगा। इसके बाद इस अधिनियम का जो सबसे विवादित जो व्यवस्था है वो लाई जाती है और वो उसका उद्देश्य होता है हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना। वो क्या है, तो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। किसके लिए, तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है और यहीं के बाद से हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश होती है। हालांकि इस एक्ट को लाने के बाद जो कि 1907 ईस्वी के आसपास कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक अलगाव होता है जो कि 1916 में फिर से दोनों मिल जाते हैं। तो तात्कालिक जो प्रभाव तो उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन लंबे समय में देखें तो धर्म के नाम पे पाकिस्तान का निर्माण का जो बीजारोपण है वो इसी एक्ट में हुआ था। इसके बारे में के.एम. मुंशी ने कहा था कि अंग्रेजों ने हमारे प्रजातंत्र को मार डाला। और मिंटो द्वितीय वो कहते हैं हम सांप के दांत बोल रहे हैं, इसका परिणाम भविष्य में भीषण होगा। तो ये उनकी सोच को दिखलाता है कि हम सांप के दांत बोल रहे हैं और इसका परिणाम भविष्य में भीषण होगा। और उनकी ये बात बिल्कुल सत्य होती है। बाद में इतने सारे दंगे फसाद हिंदू मुस्लिम के बीच में, एक वैमनस्यता की भावना, ये सारी चीज़ें आती हैं और धर्म के आधार पर ही पाकिस्तान का निर्माण होता है और वो कटुता कहीं न कहीं आज तक चली आ रही है। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो में 4 महत्वपूर्ण एक्ट। आगे की वीडियो में हम देखेंगे 1919, 1935 और 1947 का। इसके बाद जो है सो संवैधानिक विकास वाला पार्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाइए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर से बजा दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।